कि नारी शक्ति, ये सब नारियों को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है या इसमें कोई साइंटिफिक सच्चाई है? बिल्कुल साइंटिफिक सच्चाई है। ये कंट्रोल जो तुम कह रहे हो ना, ये कंट्रोल एक सामाजिक ताना बाना है। हमारे सनातन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो चीज हम सबको साइंस नहीं समझा सकते, उसके लिए एक व्यवस्था दे देते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब कि एक आम आदमी इस चीज को समझ लेता है कि हाँ, नारियों का स्थान हमें ऊंचा रखना है, तब माइक्रो एनवायरनमेंट में देवता रहेंगे, देवतुल्य एनवायरनमेंट रहेगा तो हमारा सब शुभ होगा। अब जो तुम्हारा सवाल था कि साइंस इसमें है कि नहीं, साइंस ही साइंस है बेटा। जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल दूं, हम सभी का शरीर, चाहे पुरुष हो महिला हो चाहे जो ही भी हो, चराचर में जितने लोग विकसित प्राणी हैं, सबके शरीर के अंदर जो इंडोजिनस एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा, वही आधार है हमारे जीवन का। हर काम में वही यूज होता है। हम बोल रहे हैं एनर्जी यूज हो रही है, वो एनर्जी एक केमिकल फॉर्म में बनती है और वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे हर सेल के अंदर हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब तुम जान के सरप्राइज करोगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्सक्लूसिवली मदर के थ्रू आता है, पिता के हम्म। थ्रू नहीं आता है। मुझे तो लगा हर चीज 50-50 आती है नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। जेनेटिकली। यही कंफ्यूजन है। आप यूँ देखो कि बच्चे के जन्म के पहले जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें मदर के तरफ से ओवम आता है। ओवम ओवरी से रिलीज होता है। वो एक सिंगल सेल है, वो कंप्लीट सेल है, बस उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो फादर का स्पर्म है, दैट फ्यूजेस विथ टू डिलीवर ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, नथिंग एल्स। सो व्हाट यू आर गेटिंग now, the beginning point is a single cell which is given by mother. अब उसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? माता की तरफ से आया। तो हमारे में सब में जहां भी है, तो ऊर्जा उत्पन्न करने, अब इसको हम कहें शक्ति उत्पन्न अस्त्र, हमारे सेल के अंदर हजारों में है, लाखों में है, और सब मदर डिराइव्ड है। तो हम मदर का सम्मान क्यों ना करें? इसीलिए तो ये यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते के अलावे हम कहते हैं कि शक्ति रूपेण संस्थिता। तो ये तो हमारे दैनंदिनी में इसको एक लाने के लिए कहा गया है, लेकिन आधार यही है। शक्ति रूपे क्यों कहेंगे, हम कुछ दूसरा रूप कह देते, लेकिन नहीं, एडवोकेट किया गया शक्ति रूपेण संस्थिता, माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना ही नहीं, अब जो मैंने एक सेल का तुमको बताया, वो सेल कंप्लीट सेल है। सो व्हाट फादर हैज गिवन? ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नथिंग एल्स। What base material you are starting with for your whole life is from mother. That is the ovum. After fertilization, it becomes a single cell zygote. Now this zygote divides. When it divides, everything is doubled and then again divided into two. 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16. And this way, you know, one adult person has more than 30 trillions of cells. And all these, my 30 trillions of cells have come from my mother. Your 30 trillions of cells have come from your mother. तो मेरा तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और एग्जिस्टेंस मदर डिपेंडेंट है। तो मातृ पूजा तो होनी चाहिए। अब इसमें हम कृतज्ञ बनेंगे तब तो फिर प्रकृति के साथ अन्याय होगा बेटा। इसलिए कहा गया है सबसे बड़ा साइंस यही है। इतना ही नहीं, तब तुमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल देता हूँ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप लोग सुने होंगे, नेट पे आप गूगल करो तो मिल जाएगा कि जिस किसी कपल में ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन का डिफेक्ट है किसी तरह से, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि स्पर्म ओवम दोनों का ले करके और ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं। दैट मीन्स इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी। अब वो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होकर बाई चांस वो जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट डिवाइड करेगा, एक सेल स्टेज, दो सेल स्टेज, ऐसे करके, लेकिन कंप्लीट बेबी आप उसमें पैदा नहीं कर सकते। नाउ यू नीड ए मदर। दैट मदर कुड बी ए सरोगेट मदर और द ओरिजिनल मदर। तो अब उस जाइगोट को एक स्टेज पे ले आकर के हमें ट्रांसप्लांट करना है, और आउट ऑफ दैट, इफ दैट ट्रांसप्लांट इन मदर्स uterus becomes successful, then the fetus starts developing and then you get birth of a child. तो जननी के बिना तो जनन अभी भी संभव नहीं है। जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है तो एक टेक्निकल एडवांसमेंट है कि हम
एक पर्टिकुलर डिफेक्ट अगर किसी कपल में है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो पर्टिकुलरली फैलोपियन ट्यूब का डिफेक्ट होता है, तो हम फर्टिलाइजेशन करा के फिर उस मदर को मदर बना सकते हैं। तो आज के डेट में भी जननी के बिना जन्म संभव नहीं है। तो ये प्रकृति चराचर हम जीव सारे, कंटिन्यूटी तो मदर से है, और जिससे जिससे कंटिन्यूटी है उसकी तो महत्ता रखनी पड़ेगी, उसकी तो पूजा करनी पड़ेगी। तो सिर्फ कहना नहीं है। हमारे ऋषि मुनि बहुत चतुर थे, वो जानते थे कि एक आम आदमी इतना साइंस समझेगा कि नहीं समझेगा, उसको इस तरह से बता दो कि एक सामाजिक व्यवस्था बने और वो नारियों के प्रति सम्मान रखे। तो सामाजिक व्यवस्था पे आते हैं। आपने दो चीजें बोली कि शक्ति स्वरूपा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शक्ति उत्पन्न करने का जो स्थल है साइंटिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया, वो मदर की सेल से आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी पूरी बॉडी की केमिकल एनर्जी बनाती है। और दूसरी आपने जो बात कही कि प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है विदाउट फीमेल बॉडी। यस। ये दो आपके रीजंस हैं शक्ति स्वरूपा बोलने के। तो फिर कहाँ गलती हुई, कहाँ गड़बड़ हुई कि आज के दिन औरतों की, नारियों की स्थिति जो सामाजिक ताना बाना है उसमें उतनी शक्तिशाली ना वो मानी जाती हैं, ना उनकी आ, उतनी इज्जत है जितनी शायद पहले होती होगी। तो ये बात कहाँ से शुरू हुई और ऐसे यहाँ तक कैसे पहुंची? अब ये देखो बेटा, कहाँ से शुरू हुई, ये तो समाज में कहाँ से इस तरह की विद्रूपता घुसी। जब तक देखो, इतना हम लोग कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, कोई हमारे पास इतिहास की किताब नहीं है कि कब हुआ, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि जब तक हम एक सामाजिक ताना बाना जो सनातन के द्वारा या कोई भी प्रथा हो जो इस चीज को एडवोकेट करती हो, और जब तक हमारा यंग जनरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड इसको आत्मसात करता गया, प्रैक्टिस करता गया, तब तक एक सामाजिक समरसता और हर चीज, नारियों का सम्मान। देखो इसीलिए ये कोई आज कोई नई चीज नहीं है। ये पता था कि बायोलॉजिकली females are slightly weaker strength wise, also they are super sentimental, तो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि बहुत चतुर थे। आप यूं देखो, एक श्लोक हमारे सनातन में है कि परद्रव्येषु लोष्टवता आत्मोत्सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडित। मतलब मातृवत परदारेषु, उसमें पहला फ्रेज है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। तो विद्वान की परिभाषा ही इस बात पे है। पहला फ्रेज नोट करो, मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को सत्सम्मान माता स्वरूप देखो। तो ये शिक्षा दी गई है, और जब तक हमें शिक्षा लेते रहे, जब तक इस शिक्षा में बिलीव करते रहे, हमारे यहाँ मातृ प्रधान बना रहा। इतना ही नहीं, जितने हमारे, आप यूँ देखो, जो कवि और लेखक हुए, एक गोदान है, तुम लोग प्रेमचंद का नाम सुनी होगी कि नहीं, वो तो साइंटिस्ट नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि नैसर्गिक रूप से पुरुष में पशुत्व रहेगा ही, नारियों में नहीं होता है। और जिस दिन मनुष्य पशुता को छोड़ देगा, मतलब मेल पशुता छोड़ देगा, वो नारी बन जाएगा। क्योंकि प्रेम, सहिष्णुता, वात्सल्य, ये सब नारियों के गुण हैं, और ये समाज में विकास के मानक माने गए। तो ये नारियों के साथ ड्रिवेन होते हैं। तो ये सब चीज वो लोग अपने अनुमान से, अपने एक्सपीरियंस से कहते गए, सिर्फ इसलिए सबको बताने के लिए कि की नारियों का जो स्थान है हमारे समाज में, वो हमेशा से ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कंटिन्यूटी ऑफ योर जेनेसिस, कंटिन्यूटी ऑफ योर जनरेशन इज मदर डिपेंडेंट, फादर इज ओनली सपोर्टिंग हैंड। सबसे बड़ी बात ये है। और जब तक हम इस चीज को समझ लेंगे, तब तक और जो सेकेंडरी चीजें हैं, जो नारियों के प्रति उसकी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने की, या उसका कुछ भी किसी तरह से दोहन करने की, या उसको अपमानित करने की भावना है, ये हमें शिक्षा से ही देनी पड़ेगी। इसको कोई रूल बना के, सुप्रीम कोर्ट रूल या पार्लियामेंट्री, हम रूल तो बने हुए हैं, बट अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है, तो कहाँ कहाँ पुलिस और दरोगा और कहाँ कहाँ जा करके तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे रहे। बच्चों में अभी से भी
ये पाठ पढ़ाते रहें कि नहीं यही सत्य है, और ये साइंटिफिकली बैक्ड अप है ना। फादर इज नॉट इंफीरियर बट इट इज इन सपोर्टिंग है। बायोलॉजिकली ये बायोलॉजिकल डिक्टम है। थंब रूल ऑफ बायोलॉजी इज दैट योर एवरीथिंग स्ट्रक्चर फंक्शन एंड इंटायर ह्यूमोस्टोसिस इज मदर डिराइव्ड। तो मातृ का स्थान तो ऊंचा होगा, शक्ति स्थल है, और चाहे जो भी कहो जिस भी तरह से। तो अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर एक सेल मदर से आता है, वही हर किसी का बेसिस है, तो ओरिजिनल सेल कहाँ से आया? हाँ, पहला सेल कहाँ से आया? अब ये एक ऐसी चीज है जो कि एक इवोल्यूशन से कोरिलेट होती है से, और ये पता नहीं कितने करोड़ों साल लगे होंगे एक सेल को इवॉल्व होने में। अब वो सेल वही सेल है, हमारे मदर के थ्रू आया कौन है, लेकिन एक प्राइमोर्डियल सेल तो पहले बना ही होगा ना, क्योंकि अभी भी तुम लोग शायद पढ़े होगे कि एक सेल थियरी अभी भी सत्य होता है, मतलब डिफाइंड है कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ ए सेल इज नॉट पॉसिबल। हम स्क्रैच लेके एक सेल नहीं बना सकते हैं, अदरवाइज भी इन नेचर इन बॉडी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए सेल। तो इसका मतलब है कि इतना तो है कि कहीं ना कहीं से एक सेल बना होगा। अब वो सेल से डिवाइड करके उसके फंक्शनल स्पेशलिटी को देने के लिए अलग अलग उसमें क्रोमोजोमल इनपुट होते गए होंगे, वो हो करके, और फिर एक आज की स्थिति में जिस तरह से है, आप देख लो अभी भी एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज को एग्जिस्टिंग, बैक्टीरिया इज स्टिल एग्जिस्टिंग। तो ये क्या कहना सही होगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से जब कॉम्प्लिकेटेड सेल ऑर्गेनिज्म बने, तो पहले फीमेल बनी, उसके बाद रिप्रोडक्शन शुरू हुआ? अब सेल से जो ट्रांजिशन हुआ होगा ऑर्गेनिज्म बनने का, जो सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनने का हुआ होगा, तो लॉजिकली तो यू आर राइट, देयर शुड हैव बीन फर्स्ट फीमेल ओरिजिनेटेड। और पर्टिकुलरली हम वहां पे इस चीज को एक मतलब बायोलॉजिकल रूल की तरह कर सकते हैं जहां से रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। फीमेल एज ए बेस मेलू कहेंगे उसको, बेस मेलू फीमेल का ही कंट्रीब्यूशन है। तो इवोल्यूशनरी भी चाहे जहां से होगा वो आया होगा। एग्जैक्ट वो पिन पॉइंट डेट एंड एवरीथिंग may not be correct, but yes, logically this sounds well and it synchronizes with this concept. लास्ट क्वेश्चन। तो रिलीजन या धारणा पे वापस जाते हैं। शिव शक्ति की धारणा कहाँ से आई? अब शक्ति ये, समझ लिया हाँ, हमने। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा किया तुमने पूछ लिया ये शिव शक्ति। क्योंकि देखो शिव शक्ति भी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने शुरू में ही बताया था कि शक्ति उत्पादन उत्पादन एक केंद्र है, मतलब एक हमारे सेल के अंदर वो एक स्थान है, एक अवयव है जिसको ऑर्गेनेल कहते हैं, शक्ति बनाता है, वो केमिकल एनर्जी बनाता है, एटीपी। ठीक है, जब वो एटीपी बनता है तो उस एटीपी बनने के दौरान बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन आपके जो नियर बाई मेम्ब्रेन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो मेम्ब्रेन ही है या सेल मेम्ब्रेन है, कहीं भी वो इलेक्ट्रॉन जा करके डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है एंड देन इट कैन डिग्रेड द मेम्ब्रेन। तो बड़ा डिवास्टेटिंग होगा, एक तरह से पॉइजन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन माइटोकॉन्ड्रिया जनरेटेड इज ए पॉइजन। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन परहैप्स व्हाट हैपेंड कि उस एक इलेक्ट्रॉन जो निकला, 2 इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को सेफली ट्रैप करने के लिए एक सिस्टम बना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बट फिर भी आप उसको कब तक नचाते रहोगे, आपको कभी ना कभी तो उसको कहीं न्यूट्रलाइज करना है। तो अंतिम कौन होता है रिसीवर? ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी प्राणवायु है। अनवरत वो प्राणवायु वही काम आती है, वो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला ऑक्सीजन लेती है, वहां प्रोटॉन जनरेट होता है और डीनोवो सिंथेसिस ऑफ वाटर। डीनोवो हम बार बार कह रहे हैं, ये सबके लिए ये है कि मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं, वो वाटर बाहर का नहीं है। सेल हमारा पानी बनाता है, सिंथेसिस करता है, और वो वही स्थान है। तो अब आप इसको ऐसे समझो, शिव जी का कैरेक्टर क्या है? उनको, शांति। हाँ, शिव जी का कैरेक्टर है जिसको हम सभी लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन में गरल निकला तो अच्छी अच्छी चीजें तो सारे देवता ले गए। अब ये गरल निकला तो सब लोग भाग खड़े हुए, तो शंकर जी आए,
और उन्होंने न्यूट्रलाइज किया अपने गले में रख। तो पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता वाले कैरेक्टरिस्टिक वाले देवता कौन है? शिव जी हैं। और वहां माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? एवरी टाइम, एवरी नैनो सेकेंड यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रलाइज्ड। तो बायोकेमिकली एक तरह से शिव क्वालिटी हो गई ना माइटोकॉन्ड्रिया की क्वालिटी। जैसे मैंने कहा शक्ति क्वालिटी है, हाउ टू प्रोड्यूस एटीपी इन ए रेगुलेटेड वे एंड आल्सो हाउ टू टेक केयर ऑफ पॉइजन। तो शिव और शक्ति दोनों का जो उदाहरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब ये चंद्रमा पे हम लोगों का यान गया था तो उस स्थान को प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के उन्होंने कहा था कि हम उस स्थल को शिव शक्ति कहते हैं। तो वो जो भी सोच करके कहे होंगे उनके मन का भाव होगा, बट साइंटिफिकली शिव और शक्ति दोनों साथ हैं तभी फ्रूटफुल एनर्जी बन रही है। आप इसको ऐसे डिराइव करो। माइटोकॉन्ड्रिया की सार्थक उपयोगिता हमारे शरीर में तभी तक है जब तक उसके शिव और शक्ति दोनों गुण अक्षुण। ठीक है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। अब मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ कि शिव शक्ति जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो बायोलॉजिकली भी रेलेवेंट हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, हम उसे उस तरीके की शिक्षा लेके आगे बढ़ना चाहें, इनकलकेट करना चाहें, क्योंकि आज की सोसाइटी ज्यादा एजुकेटेड है, बिल्कुल, बिल्कुल, उन्हें ये बातें समझ के अपनी डेली लाइफ में उसका उपयोग करना चाहिए, अपनी मानसिकता में उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस बातें तो अच्छी कही, हाँ, मजा नहीं आया नहीं, है। देखो इसमें हम एक ऐड करेंगे, तुमने बहुत अच्छी बात बताई। उसको रियलाइज करें और उसको बिलीव करें। आप गूगल से ही देखो, आज का यंग जनरेशन जो मैं बताया आप गूगल से ही देखो। तो माइटोकॉन्ड्रिया में शिव शक्ति कंसेप्ट है, उसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, आप देख लो, लेकिन उसको मानो। होता क्या है कि आप उसको निगेट करने के चक्कर में लग जाते हो, ये ढकोसला है। हो सकता है जब समाज में कहा गया और जिस तरह से कहा गया तो समाज के उन लोगों के लिए कहा गया जो लोग गूगल नहीं देख सकते, जो लोग मोटी किताब नहीं पढ़ सकते, या उनके लिए कहा गया कि वो एक समाज में सामाजिक समरसता बनाने के लिए हम इसको एक सनातन से जोड़ दें और उसके महिमा मंडन में लोग इसको फॉलो करेंगे। बट आप तो पढ़े लिखे हो, आप पहले देख तो लो, हम जो बता रहे हैं उसको सुनो, चेक कर लो, सत्य है तो उसको मानो। और फिर उसको अगर मानोगे तो एक बार सोचो तो कि माता की उपयोगिता और माता की महत्ता तो है ही। जब है तो नारियों के प्रति सम्मान उसके मन में ऑटोमेटिक आना चाहिए।